बिल्कुल गुंजन, आपने तमाम बड़े ऐलान बता दिए और फोन लाइन पर जुड़ गए हैं देश के पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा साहब। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री रहे। यशवंत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी गंगा पर। धन्यवाद जी। कैसे देखते हैं आप इस बजट को सर? नहीं, आज के युग में बजट एक दिन का चमत्कार है, कल तक चलेगा, परसों से लोग भूल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि अभी बजट में जो घोषणाएं हुई उसको हम लोग याद करते हैं, सारी टिप्पणी उसी पर करते हैं जी। यहाँ तक नहीं करते हैं कि पिछले साल की बजट में क्या था, उसके पहले वाले बजट में क्या था। सच्चाई वहीं पर है। लेकिन खैर, उसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हर बजट का एक पृष्ठभूमि में बनाई जाती है। इस बार जो पृष्ठभूमि थी आर्थिक, उसमें 3 मुद्दे बहुत आउटस्टैंडिंग थे जी। एक था महंगाई, वो आसमान छू रही है, लोगों को परेशान कर रही है। दूसरा है बेरोजगारी, जिससे कि आप जानते हैं कि पूरे देश में कितनी हालत खराब है जी। और तीसरा जो था वो ये है कि देश का जो जीडीपी की तुलना में सेविंग होता है, बचत होती है ना देश के भीतर, जिससे कि हम फाइनेंस करते हैं विकास की सारी बातें जी। तो वो लगातार घटते घटते लगभग 37-38% से पिछले वर्षों में गिरते गिरते 31% पर आ गया है जी जी। अब 31% पर आना और ये 6% की गिरावट का मतलब आप जानते हैं, 6% की गिरावट का मतलब हो जाता है लगभग 15 लाख करोड़ जी जी रुपया। तो ये जो एक इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा उपलब्ध होता अर्थव्यवस्था में, वो नहीं हुआ है। अब मान लीजिए कि इस बजट में सरकार ने ये स्वागत योग्य कदम है कि उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर का सरकारी बजट बढ़ाया है लगभग 1-1.5 लाख करोड़ से जी। ठीक है, लेकिन अगर घाटा या कमी पूरे बजट अर्थव्यवस्था को देखा जाए, वो इतनी अगर ज्यादा है तो ये ऊंट के मुंह में जीरा का फौरन होगा जी जी। इसलिए मैं मानता हूं कि जो ये 3 आउटस्टैंडिंग इश्यूज थे जी, उस पर भी वित्त मंत्री ने ध्यान दिया होता तो बेहतर होता। सर, क्रिप्टो करेंसी की बहुत बात हो रही थी, इसमें उसके संबंध में घोषणा हुई है, उसकी कमाई पर 30% टैक्स की घोषणा हुई है। इस सारे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ठीक है, देखिए, करेंसी को इशू करना जी आदिकाल से एक सॉवरेन राइट रहा है स्टेट का, ठीक है ना। दूसरा कोई करेंसी नहीं इशू कर सकता है, किसी देश की करेंसी उस देश की सरकार ही कर सकती है जी। अब तो करेंसी नया आ गया जिसमें कि सरकारों की कोई भूमिका नहीं है, तो अब उसमें ट्रेडिंग भी होने लगा, तो उसको एक एसेट क्लास मान के अगर उस पर टैक्स लगाया गया है उसकी आमदनी पर, तो ये ठीक कदम है जी, क्योंकि इसके पहले नहीं था कोई भी रेगुलेशन, कम से कम टैक्स लगा जी जी। अच्छा सर, LIC के IPO जारी किए जाएंगे और मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां देने की बात भी, घोषणा भी है इस बजट में। इसको आप कितना रियलिस्टिक मानते हैं और इसके बारे में क्या कहेंगे? जहां बात हो जाती है कि विल डू, आने वाले भविष्य में हम ये करेंगे जी, 2030 आते आते हम भारत को ऐसा बना देंगे, वैसा बना देंगे, तो इस पर कतई विश्वास नहीं करना चाहिए। बात आज की करनी चाहिए और जो वादे किए जाते हैं, लोक लुभावने घोषणाएं की जाती हैं कि हम 2029 में कर देंगे, 2028 में कर देंगे, और पीछे की बात नहीं। मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि इसी सरकार ने कई साल पहले घोषणा की थी कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी को दुगना कर देंगे। बिल्कुल। आज कहीं उसका जिक्र हो रहा है?
ठीक है सर, आपकी बात समझी जा सकती है। आप कह रहे हैं कि वर्तमान जो उपलब्धियां हैं उन पर ज्यादा बात होनी चाहिए और फोकस किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। यशवंत सिन्हा, पूर्व वित्त मंत्री, भारत सरकार, ये कह रहे थे, कुछ बातों का उन्होंने स्वागत किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो पिछले बजट थे उसकी घोषणाएं थी वो कितनी जमीन पर उतरी, उसका कितना लाभ मिला, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। बहरहाल जो बड़ी घोषणाएं हैं आपकी स्क्रीन पर है। कॉर्पोरेट टैक्स में 18% से घटाकर उसको 15% कर दिया गया है। उस पर जो सरचार्ज लगता था वो 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। और 2,70,000 करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र के लिए भी दिए गए हैं। एमएसपी डायरेक्ट खातों में ट्रांसफर की जाएगी, ये किया गया है। लेकिन कोई इनकम टैक्स में बदलाव नहीं है। और बहुत बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है, बहुत बड़ी अपडेट इस वक्त ये रही आपकी स्क्रीन पर। समाजवादी पार्टी की एक और लिस्ट जारी हो गई है। समाजवादी पार्टी ने 10 और प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। 10 प्रत्याशियों का ऐलान समाजवादी पार्टी के द्वारा। चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बांगरमऊ से मुन्ना अलवी को टिकट दे दिया गया है समाजवादी पार्टी के द्वारा। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। बीकेटी से गोमती यादव को टिकट, ये देखिए घोषणाएं होनी शुरू हुई समाजवादी पार्टी की ओर से। लखनऊ से 2 टिकट पहले घोषित किए गए थे, ये देखिए एक और लिस्ट आ गई। समाजवादी पार्टी की एक और लिस्ट, 10 प्रत्याशियों के नाम। बीकेटी से प्रत्याशी घोषित हुआ है समाजवादी पार्टी का। बांगरमऊ से मुन्ना अली को टिकट दे दिया गया है समाजवादी पार्टी का। बड़ी खबर, यह बड़ी खबर। बीकेटी से गोमती यादव चुनाव मैदान में सपा के टिकट पर। एक और बड़ी अपडेट, लखनऊ पूर्व से अनुराग भदौरिया, देखिए जिनको आपने लगातार टीवी पर देखा सपा का पक्ष रखते हुए, सपा के लिए जोरदार वकालत करते हुए, विपक्षी प्रवक्ताओं से उनके तर्क और उनकी जो स्क्रीन पर भिड़ंत आपने देखी, वो देखिए सपा के उम्मीदवार अनुराग भदौरिया। लखनऊ पश्चिम से अरमान, लखनऊ पश्चिम से अरमान को टिकट दिया गया है। और लखनऊ मध्य से रविदास मेहरोत्रा, लखनऊ के टिकट सामने आ गए। बांगरमऊ से मुन्ना अलवी को, बीकेटी से गोमती यादव को, बख्शी का तालाब इलाके का नाम, गोमती यादव को टिकट वहां से लखनऊ का ही है। लखनऊ पूर्व से अनुराग भदौरिया चुनाव मैदान में। अनुराग भदौरिया अब चुनाव लड़ेंगे सपा के टिकट पर। और इसके बाद लखनऊ पश्चिम से अरमान को टिकट दिया गया है। तो बड़ी अपडेट, लखनऊ मध्य से रविदास मेहरोत्रा चुनाव मैदान में। बांगरमऊ से मुन्ना अलवी को टिकट। समाजवादी पार्टी ने 10 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। ये सबसे ताजा खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। अनुभव शुक्ला फोन लाइन पर है। अनुभव, 10 प्रत्याशी और ज्यादातर लखनऊ के ही दिखाई दे रहे हैं, और क्या विशेष जानकारियां पढ़ पा रहे हैं आप इस लिस्ट में? देखिए बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा पहले की थी और बाकी 6 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा आज लखनऊ के समाजवादी पार्टी ने कर दी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आप देखिए कि इसमें अभिषेक मिश्रा का नाम नहीं है, यानी उनको टिकट नहीं दिया है समाजवादी पार्टी ने। और वो अखिलेश सरकार में मंत्री थे, एक अलग प्रोफाइल उनका है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए जिस सीट से वो लड़े थे 2012 में, जहां से जीते थे, 17 में भी उसी जगह से लड़े, तब जीत उनको नहीं मिल पाई। लेकिन आज जब हम लिस्ट देख रहे हैं लखनऊ की, तब हमें अभिषेक मिश्रा का नाम इस लिस्ट में नहीं दिख रहा। और सबसे महत्वपूर्ण एक और चीज है, जो एक कमेटी बनाई थी खास तौर से ब्राह्मणों को साथ लाने के लिए, उस कमेटी में अभिषेक मिश्रा का भी नाम था। लेकिन आप देखिए यहाँ पर हमें एक नाम तो जरूर दिख रहा है, पूजा शुक्ला का, जिन्हें लखनऊ उत्तर से उम्मीदवार बनाया है समाजवादी पार्टी ने। और रविदास मेहरोत्रा की बात करें तो अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, लखनऊ मध्य से लड़े थे, पहले भी लड़ चुके हैं, 17 में भी लड़े थे, और इस बार फिर उनको रविदास मेहरोत्रा को वहां पर अखिलेश यादव ने उतारा है। लखनऊ कैंट में हमें जरूर बदलाव दिख रहा है, क्योंकि जब उपचुनाव हुए थे तो वहां पर जो एक, अगर हम कहें तो दूसरे उम्मीदवार को उतारा था, मेजर आशीष चतुर्वेदी को चुनाव में, और अभी राजू गांधी को वहां पर उम्मीदवार बनाया है। इसी के साथ बख्शी का तालाब देखिए, गोमती यादव समाजवादी पार्टी के विधायक रहे, फिर वो बीजेपी में आ जाते हैं, फिर वो सपा में चले जाते हैं, और तब वो होती थी मोहान सीट हुआ करती थी, वहां पर वो जीते हुए थे, विधायक रहे हैं, और उनको वहां पर लड़ा रही है एक बार फिर से पार्टी। लखनऊ पश्चिम में अरमान को उम्मीदवार बनाया है, अरमान पहले भी उम्मीदवार रहे हैं। इसी तरह आप देखिए अनुराग भदौरिया को भी जरूर एक बार फिर मौका दिया है समाजवादी पार्टी ने लखनऊ पूर्व से। और ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछला चुनाव भी अनुराग लड़े थे, लेकिन तब
कांग्रेस के साथ गठबंधन था तब उस सिंबल पर लड़े थे और तब जीत जरूर नहीं मिल पाई थी, पर इस बार जरूर हमें नाम दिख रहा है। और आप देखिए बांगर मऊ उन्नाव की जो सीट है वहां पर मुन्ना अलवी को घोषित किया है। इसी तरीके से बबीरू की भी सीट जो है काफी समय से थी। एक और हमें बदलाव दिख रहा है, सुल्तानपुर में इंसौली सीट जो है अबरार अहमद 2 बार से जीते हुए विधायक थे, पर इस बार उनका टिकट कट गया है। उनकी जगह ताहिर खान को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। एक और अगर हम बात करें तो बछरावा से जो अनुराग भदौरिया की बात हम कर रहे थे, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी स्वागत है आपका। उनसे हम बात करेंगे, फोन कट गया है, उनसे हम फिर से बात करेंगे। अनुराग भदौरिया उम्मीदवार घोषित हो गए हैं। अनुभव अपनी बात आगे बढ़ाएं। अनुभव से हम फिर से बात करेंगे। देखिए लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है, समाजवादी पार्टी के 10 प्रत्याशियों की लिस्ट पूरी की पूरी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। गोमती यादव बख्शी का तालाब से चुनाव मैदान में, लखनऊ पश्चिम से अरमान, लखनऊ पूर्वी से अनुराग भदौरिया, लखनऊ मध्य से रविदास मेहरोत्रा, लखनऊ पश्चिम से हम आपको बता रहे हैं, लखनऊ कैंट से क्षमा करें राजू गांधी, लखनऊ मध्य से रविदास मेहरोत्रा। और रविदास मेहरोत्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लखनऊ मध्य से उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। मेहरोत्रा जी बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद और बहुत बधाई। एक बार फिर से आप समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे चुनाव मैदान में। जी जी। कितने कॉन्फिडेंट हैं, क्या बात कहेंगे मतदाताओं से? जी पूरा विश्वास है। और जी हम लोगों ने 5 साल संघर्ष करने का काम किया है और जनता हम लोगों के साथ में है। परिवर्तन करने का लोगों का मन बन गया है और बदलाव होना तय है। हाँ। बहुत भारी अंतर से चुनाव भाजपा यहाँ से हारेगी। जी अरे परिवर्तन आप कह रहे हैं कि मन बन गया है जनता का, लेकिन किस विषय पर सबसे ज्यादा बना है जिससे लखनऊ की जनता आपके पक्ष में आ जाए? देखिए लगातार जो है महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है जी। और यहाँ विकास का कोई भी काम नहीं हुआ है। मध्य क्षेत्र का विधायक जो है 5 साल लापता रहे हैं, कैबिनेट के मंत्री होने के बाद भी कहीं कोई विकास का काम नहीं हुआ है। आप कह रहे हैं कि विकास का काम नहीं हुआ है, इसलिए जनता के सुख दुख में 5 साल जनता के साथ खड़े रहे। ठीक अपोजिट बात बीजेपी करती है कि जब कोरोना की वेव्स आई, चाहे पहली या दूसरी या तीसरी, तो उनके अलावा, उनके कार्यकर्ताओं के अलावा कोई भी मैदान में नहीं था। हम लोग जो हैं जब कोरोना आ रहा था तो जनता के साथ खड़े थे और जी बीजेपी के विधायक थे उन्हें बताते हैं। जी तो लखनऊ मध्य में आप क्या बताएंगे? उस जो आपका क्षेत्र है विधानसभा का, आप वहां से पहले भी चुनाव मैदान में रहे हैं और पब्लिक आपको बहुत अच्छे से जानती पहचानती है, उसको आप क्या बताने वाले हैं कि वहां पर क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ है? देखिए यहाँ 2017 के बीच में काम किया जी, उसके बाद 17 में जो है ठीक है रविदास जी, किन्हीं वजहों से आपकी आवाज बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन आपकी जो मूल भावना थी वो प्रकट हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीरेश पांडे के पास चलेंगे हम, हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए और आप उनके पास चलेंगे, उनसे जानेंगे कि ये जो 10 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं समाजवादी पार्टी ने, इसमें सबसे बड़ी बात वीरेश आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि इसमें लखनऊ के नामों का इंतजार था और आज नॉमिनेशन का लास्ट डे था और दोनों ही जो बड़े दल हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे सपा हो, उनके लखनऊ के उम्मीदवारों पर बहुत बात हो रही थी कि उनको प्रकाशित करने में, उनको घोषित करने में लगातार देरी हो रही है। तो सपा ने तो उम्मीदवार घोषित कर दिए अपने। इसमें सबसे बड़ी बात अंडरलाइन करिए, उसके कारण भी बताइए हमारे दर्शकों को वीरेश। देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण सीट है उस लिहाज से देखा जाए तो सरोजनी नगर अभी भी घोषित नहीं की है समाजवादी पार्टी ने। और आप पूछेंगे कि क्यों सरोजनी नगर? सरोजनी नगर में पिछली बार पूर्व सांसद बदायूं धर्मेंद्र यादव के सगे भाई और अखिलेश यादव के चचेरे भाई अनुराग यादव ने चुनाव लड़ा था और वो दूसरे नंबर पर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी की जो मंत्री हैं स्वाति सिंह उनसे चुनाव जीती थी। इस बार भी अनुराग यादव ने सरोजनी नगर में तैयारी कर रखी है, लेकिन सरोजनी नगर की सीट
जिस तरीके से टैक्टिकल तरीके से फंसी हुई है भारतीय जनता पार्टी में, उस लिहाज से इस सीट की घोषणा नहीं की है समाजवादी पार्टी ने। ये इस लिस्ट की खास बात है। दूसरी एक खास बात है कि पूजा शुक्ला जो यूनिवर्सिटी से निकली हुई छात्र नेता हैं और उनको टिकट दिया गया है इस बार लखनऊ उत्तर से। ये एक महत्वपूर्ण सीट देखने को मिल रही है। अभिषेक मिश्रा जो कैबिनेट मंत्री रहे अखिलेश यादव की सरकार में, उनको टिकट नहीं दिया गया है इस पूरी लिस्ट में। गोमती यादव की हम बात करें तो बक्सी की तालाब से वो लड़ते रहे हैं, उनको टिकट दिया गया है। लखनऊ पश्चिम से अरमान है। अनुराग भदौरिया भी पिछला चुनाव लड़े थे, उनको भी टिकट दिया गया है। लखनऊ मध्य से रविदास मेहरोत्रा पिछला चुनाव लड़े थे, उनको भी टिकट दिया गया है और वो मंत्री थे। लखनऊ मध्य से ही जीतकर 2012 में अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री बने थे। और ये ऐसी सीट है जहां से ब्रजेश पाठक चुनाव जीते थे, लेकिन महज 5000 वोट से जीते थे। और इसका कारण ये बताया जाता है कि एक मुस्लिम उम्मीदवार दूसरे पार्टी से लड़ गया था और वो लगभग 40,000 वोट पाया था। तो यही वजह है कि आपको देखने को मिलेगा कि लखनऊ की सीट नहीं अभी भारतीय जनता पार्टी घोषित कर पाई है। कारण यह है कि मध्य से ब्रजेश पाठक चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। वो या तो कैंट से लड़ना चाहते हैं, या उत्तर से लड़ना चाहते हैं, या पूरब से लड़ना चाहते हैं। ऐसी कोई सेफ सीट से लड़ना चाहते हैं और इस पूरे मामले में पेंच फंसा हुआ है। उसी सेफ सीट से डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी लड़ना चाहते हैं। अब दोनों के बीच में कौन ब्राह्मण नेता बड़ा नेता है, पार्टी किसको बड़ा नेता बनाएगी, इस बात को भी तय कर लिया जाएगा। और साथ ही साथ महेंद्र सिंह सरोजनी नगर से लड़ना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि उसमें भी पेंच फंसा हुआ है। दयाशंकर सिंह, स्वाति सिंह और महेंद्र सिंह, इन तीनों के बीच में पिछले 6 महीने से लड़ाई है कि सरोजनी नगर में कौन पाएगा। तो मेरे पास आपको बता दूं कि एक नया नाम उभर कर आ रहा है सरोजनी नगर से। ईडी के जो ज्वाइंट डिप्टी डायरेक्टर रहे, अभी वीआरएस उनको कल मिला है, राजेश्वर सिंह, वो सरोजनी नगर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। ये बड़ी खबर है। मैं आपको बता रहा हूं कि प्रत्याशी होंगे, प्रत्याशी बन सकते नहीं हैं, मैं कह रहा हूं कि होंगे। और सुल्तानपुर सदर से उनके लड़ने की कयास लगाया जा रहा था और वहां से सूर्यभान सिंह विधायक हैं और वो ससुर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष सचिव अमित सिंह के ससुर हैं। और वो अपने नहीं लड़कर अपने बेटे रूपेश सिंह को सुल्तानपुर सदर सीट से लड़ाना चाह रहे थे, लेकिन अब उन्हें लगता है कि अब संतोष कर लेना चाहिए उनको, या उनके बेटे को टिकट मिलना तय है। सुल्तानपुर में राजेश्वर सिंह को शिफ्ट कर दिया गया है सरोजनी नगर में। और दयाशंकर सिंह के बारे में खबर है कि उन्हें बलिया शिफ्ट किया जा रहा है। बलिया की किसी सीट से लड़ाया जा सकता है दयाशंकर सिंह को, बलिया से। और मैं आपको बताऊं कि सरोजनी नगर महेंद्र सिंह, स्वाति सिंह, दयाशंकर सिंह के बीच की जो आपसी लड़ाई थी, उसमें चौथे ने फायदा उठा लिया है। राजेश्वर सिंह डिप्टी डायरेक्टर, कल वीआरएस उनकी मंजूर हुई है और उन्होंने अप्लाई तो अगस्त में कर दिया था, लेकिन वीआरएस मंजूर नहीं हुआ था। और वीरेश आपको रोक रहे हैं। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दे, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दे। समाजवादी पार्टी ने सरोजनी नगर से टिकट का ऐलान नहीं किया है। ये बड़ी अपडेट एबीपी गंगा आपको दे रहा है। सरोजनी नगर से सपा ने अपने टिकट का उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, जबकि और जगहों से लखनऊ के ऐलान हुए हैं, लेकिन सरोजनी नगर से अपने उम्मीदवार का ऐलान समाजवादी पार्टी ने नहीं किया है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। यहां पर अभी भी वेट कर रही है समाजवादी पार्टी और आज नॉमिनेशन का लास्ट डे है। गौर करने वाली बात है, लेकिन अभी भी टिकट घोषित नहीं है। क्यों? क्या कोई रणनीति, कोई मंथन अभी भी बहुत गहराई से चल रहा है जो पूरा नहीं हुआ है? कहां पर पेच फंसा हुआ है? ये बड़ी बात। वापस हम वीरेश पांडे के पास चलते हैं। वीरेश, आप एक बड़ी खबर दे रहे हैं। दूसरी, आप कह रहे हैं कि सरोजनी नगर से राजेश्वर सिंह डिप्टी डायरेक्टर अभी रहे वो ईडी के, और उन्होंने वीआरएस लिया, वो चुनाव मैदान में होंगे बीजेपी के लिए। चलो, लखनऊ उत्तर से सरोजनी नगर की घोषणा नहीं की गई है। सरोजनी नगर की घोषणा समाजवादी पार्टी की तरफ से भी नहीं की गई है। अनुराग यादव, धर्मेंद्र यादव पूर्व सांसद, घर के लड़के हैं यादव परिवार के, अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं अनुराग यादव,
और उनको टिकट देने की बात चल रही है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अपनी पैतरेबाजी की तो अनुराग यादव को दूसरे जगह से लड़ाया जा सकता है और वहां पर किसी एक बड़ी अपडेट वीरेश और दे दूं। वीरेश एक बड़ी अपडेट और दे रहे हैं। वीरेश आपको कुछ क्षणों के लिए रोक रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट है आपकी स्क्रीन पर। स्वाति सिंह मंत्री रही, टिकट कटना तय उनका। स्वाति सिंह का टिकट कटना तय। सरोजनी नगर से राजेश्वर सिंह, ईडी के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर जिन्होंने वीआरएस लिया, वो उम्मीदवार होंगे बीजेपी के। ये बड़ी खबर। और वहीं से अभी सपा ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। बीजेपी से राजेश्वर सिंह का नाम तय, स्वाति सिंह का टिकट कटना तय। यह बड़ी अपडेट। स्वाति सिंह मंत्री रही योगी सरकार में 5 साल पूरे, उनका टिकट कटना तय और उनकी जगह राजेश्वर सिंह सरोजनी नगर से भाजपा के प्रत्याशी हो सकते हैं। यह बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट इस वक्त एबीपी गंगा आपको दे रहा है। उन्होंने वीआरएस लिया है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ज्वाइंट डायरेक्टर रहे हैं और वहीं से सपा का उम्मीदवार प्रतीक्षित है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं वीरेश। वीरेश अपनी बात को आगे बढ़ाइए आप। देखिए, मैंने कहा कि सरोजनी नगर बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। लखनऊ की मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र की वो सीट है और यहां से मंत्री रही स्वाति सिंह का टिकट कट गया है, लगभग कट गया है। मैं कह रहा हूं कि कट गया है और वो वहां से चुनाव लड़ेंगे राजेश्वर सिंह। ईडी में रहे राजेश्वर सिंह और लखनऊ की आईजी लक्ष्मी सिंह के पति राजेश्वर सिंह, जिन्हें सुल्तानपुर सदर से लड़ाए जाने की बात चल रही थी, उन्हें साहिबाबाद, गाजियाबाद की साहिबाबाद से भी लड़ाने की बात चल रही थी। न साहिबाबाद न सुल्तानपुर सदर, राजेश्वर सिंह सरोजनी नगर चुनाव लड़ेंगे। राजेश्वर सिंह सरोजनी नगर चुनाव लड़ेंगे। दयाशंकर सिंह, स्वाति सिंह, महेंद्र सिंह का नाम कट चुका है। नाम कट चुका है सरोजनी नगर से। दयाशंकर सिंह को बलिया भेजा जा रहा है और स्वाति सिंह, दयाशंकर सिंह, महेंद्र सिंह की लड़ाई में यह सीट राजेश्वर सिंह के पास चली गई है। अभी से कुछ देर बाद भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आने वाली है। हमारे पास उच्च पदस्थ सूत्रों से यह जानकारी है कि राजेश्वर सिंह को यह कह दिया गया है कि अपने लोगों को एक्टिव कर दो और एक्टिव कर दो, सरोजनी नगर में एक्टिव कर दो। सुल्तानपुर सदर से विशेष सचिव मुख्यमंत्री अमित सिंह के ससुर को टिकट मिल जाएगा या उनके साले को मिल जाएगा, रुपेश सिंह को मिल जाएगा, क्योंकि वहां तलवार लटक रही थी कि सुल्तानपुर सदर से ईडी के अधिकारी जिन्हें वीआरएस मिला है, राजेश्वर सिंह, जिन्हें पूरा देश जानता है राजेश्वर सिंह को, ईडी के तमाम बड़े घोटालों की जांच राजेश्वर सिंह ने की है, चाहे वो स्पेक्ट्रम घोटाला हो, चाहे कोल घोटाला हो, चाहे 2G घोटाला हो, इन सारे घोटालों की जांच और इससे संबंधित लोगों को जेल भेजने का काम जिस शख्स ने किया है, जिस अधिकारी ने किया है, उस अधिकारी का नाम राजेश्वर सिंह, जो लक्ष्मी सिंह है, आईजी लखनऊ, आईजी रेंज लखनऊ, उनके पति हैं राजेश्वर सिंह। और साथ ही साथ राजेश्वर सिंह का टिकट तय हो गया है सरोजनी नगर से। समाजवादी पार्टी ने भी सरोजनी नगर से अभी अनुराग यादव, जो उनके घर के चचेरे भाई हैं, अखिलेश यादव के चचेरे भाई, धर्मेंद्र यादव के सगे भाई को टिकट अभी नहीं दिया है सरोजनी नगर से। सरोजनी नगर से टिकट अभी घोषित सपा ने भी नहीं किया है। लेकिन जैसे ही राजेश्वर सिंह का नाम आएगा वैसे ही समाजवादी पार्टी भी घोषित कर देगी। और साथ ही समाजवादी पार्टी की जो लिस्ट आई है उसमें पूजा शुक्ला, जो युवा नेता हैं और वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से अभी निकली ही हैं, कि उन्हें टिकट दिया गया है। और ये वो पूजा शुक्ला हैं जो योगी आदित्यनाथ की कार और जो काफिला जा रहा था बड़े हनुमान मंदिर के सामने, तो उनके काफिले के सामने कूद गई थी, काला झंडा दिखाया था, लाठियां खाई थी, जेल गई थी। उस पूजा शुक्ला पर अखिलेश यादव ने भरोसा किया है, उनको टिकट दिया है। अभिषेक मिश्रा
पूर्व कैबिनेट मंत्री अखिलेश सरकार में उनको टिकट अभी नहीं दिया है। अनुराग भदौरिया जो उनके प्रवक्ता हैं, उनको टिकट दिया गया है। वो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी ने सरोजनी नगर पे सस्पेंस बरकरार रखा है, भाजपा ने लखनऊ की सभी सीटों पर सस्पेंस बरकरार रखा है। लेकिन ये बहुत देर तक सस्पेंस नहीं चलेगा क्योंकि नामांकन करना है और ऐसे में टिकट अभी भाजपा भी घोषित करेगी। लेकिन इंतजार सपा कर रही थी, उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने ये सोचा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी इतना लेट कर देगी, इतना मंथन होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि चिंतन मंथन और भोजन वाली पार्टी है। तो चिंतन मंथन लखनऊ और ये जो विश्राम की बात की जाती है भारतीय जनता पार्टी के बारे में, चिंतन मंथन विश्राम और भोजन, इसके जो विरोधी हैं व्यंग्यात्मक रूप से कहते हैं, आरोप लगाते हैं भाजपा पर। तो लखनऊ प्रदेश की राजधानी की सीट पर मंथन, चिंतन, विश्राम इतना हो गया कि अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है। इसके पीछे का मूल कारण मैं आपको राजेंद्र बताऊं कि जो लखनऊ के सांसद हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनको कह दिया गया अब से 10 दिन पहले कि लखनऊ की सीटें, लखनऊ संसदीय क्षेत्र की सीटें, मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र की सीटें राजनाथ सिंह ही तय करेंगे। लेकिन राजनाथ सिंह को कह दिया कि भैया आप दूल्हा बन जाओ और आप तय कर दो, जो आप नाम रख दोगे वही नाम तय हो जाएगा। लेकिन लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, बंसल जी भी कुछ चाहते हैं, योगी जी भी कुछ चाहते हैं, मोदी जी की भी कुछ चाहत हो सकती है, अमित शाह जी की भी कुछ चाहत होगी। इतने जी हैं भारतीय जनता पार्टी में, सबकी प्रदेश की राजधानी में कुछ न कुछ ऐसे जी हैं, माननी हैं, जिनको टिकट दिलाने की अपनी चाहत होगी। चाहत बुरी बात नहीं है क्योंकि ये सभी बड़े नेता हैं। दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनको भी एक सम्मानित सीट मिलनी चाहिए, सेफ सीट मिलनी चाहिए ताकि वो जीत सकें। ब्रजेश पाठक मध्य से पिछली बार 5000 वोटों से जीते थे, उनको भी ऐसी सीट चाहिए जिससे वो जीत सकें। साथ ही साथ राजनाथ सिंह को जब भरोसा दिया गया कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बहुत सारे हैवीवेट्स हैं पार्टी में और बिल्कुल सबका से हो सकता है, सबकी इच्छा हो सकती है लखनऊ की सीटों के लिए खासकर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने घोषित क्यों नहीं किया? लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, वर्तमान में ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं। वाजपेयी साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। सभी लोग ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने लगभग अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और आपके दल, जबकि आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, लखनऊ से अपने प्रत्याशी ही नहीं बताए हैं। ऐसा क्यों सर? आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है लखनऊ में। जहां तक मेरी नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 3 है। जी। और भारतीय जनता पार्टी भी अपनी सूची को जारी करेगी, नेतृत्व के पास सूची है और विचार विमर्श पूरा होकर तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी के अपने नेतृत्व जो है सूची जारी करेगा और 1 आध दिन में जारी हो जानी चाहिए। 3 तारीख नामांकन की अंतिम तिथि है परसों। उम्मीद कर रहे हैं हम लोग आज शाम तक भी शायद सूची आ जाए। हेलो जी सर, ये बात ठीक है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, अब तो सामने आ जाने चाहिए। वाजपेयी जी, वीरेश के पास चलते हैं। वीरेश, नॉमिनेशन का लास्ट डे कब है लखनऊ के लिए? वीरेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बताएं। लखनऊ में नामांकन का आखिरी दिन कब है? और आप कुछ बहुत महत्वपूर्ण बता रहे थे लखनऊ की सीटों के बारे में कि किसका वहां पर से है, कौन कौन अपने लोगों को टिकट दिलवाना चाहते हैं। वीरेश, दोनों ही बातों का उत्तर चाहते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि राजनाथ सिंह, मुकेश शर्मा जो वहां के अध्यक्ष हैं, महानगर अध्यक्ष हैं, उनको टिकट दिलाना चाह रहे हैं, उनको कैंट से टिकट दिलाना चाह रहे हैं। जो वहाँ की मेयर हैं संयुक्ता भाटिया, उनके जो बेटे हैं प्रशांत भाटिया या बहू रेशु भाटिया, वो भी कैंट से लड़ना चाहते हैं। उनका संघ में काफ़ी दखल भी है और संयुक्ता भाटिया के जो पति हैं दिवंगत भाटिया साहब, वो भी कैंट से विधायक रहे हैं, तो वो भी, उनका भी स्टेक बनता है। ब्रजेश पाठक हैं, वो भी कैंट से लड़ना चाहते हैं।
माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी कैंट से लड़ना चाहते हैं। उत्तर की सीट है, वहां से भी लोग चाहते हैं कि दिनेश शर्मा यहां से नहीं तो वहां से लड़ जाएं। ब्रजेश पाठक सोच रहे हैं कैंट से नहीं तो उत्तर से लड़ जाएं। फिर बचती है कि आशुतोष टंडन कहां जाएंगे, फिर होता है कि नीरज बोरा कहां जाएंगे। पिछली बार अपने वीटो पावर से राजनाथ सिंह ने नीरज बोरा को टिकट दिलवाया था, नहीं तो उनको टिकट मिलने नहीं जा रहा था। वो कांग्रेस से तोड़कर राजनाथ सिंह उनको लेकर आए थे और उनको भरोसा दिलाया था कि आपको टिकट दिया जाएगा। अंत में पार्लियामेंट्री बोर्ड में वीटो करना पड़ा राजनाथ सिंह को कि नीरज बोरा के नाम पर अब कोई बहस नहीं होगी, नीरज बोरा को टिकट दिया जाएगा। तो नीरज बोरा को टिकट दिया गया, नीरज बोरा विधायक हुए, लेकिन बहुत ही निष्क्रिय विधायक। लखनऊ जैसी सीट से काफी जो सबसे निष्क्रिय विधायकों में जिनका नाम है वो नीरज बोरा साहब हैं। तो उनके टिकट को लेकर पार्टी विचार कर रही है कि जब इतनी मक्खन मलाई वाली सीट है, अगर राजेंद्र आपको टिकट दे दिया जाए तो आप भी चुनाव जीत जाएंगे भाजपा के सिंबल पे। इतनी ऐसी मक्खन मलाई वाली सीट है, इसीलिए ये लड़ाई है कैंट की, उत्तर की, पूर्वी की। कहा जाता है, ये इतिहास भी गवाह है और ये कहा भी जाता है, कैंट हो कैंट हो, उत्तर हो, पूर्वी हो, ऐसी सीटें हैं भाजपा की कि बहुत आसानी से आप जीत सकते हैं। और कहा जाता है कि ये विधानसभा का गेट है और भाजपा की लहर तो है ही, पिछली बार थी, इस बार की जो लहर होगी या नहीं होगी ये तो देखने वाली बात होगी जब रिजल्ट निकलेगा। लेकिन आज भी जो राजनीति के पंडित हैं उनका ये मानना है कि उत्तर से, पूर्वी से, कैंट से भाजपा का कैंडिडेट होना सीधे गेट पास है विधानसभा का। मध्य पर इसीलिए कोई नहीं जाना चाहता है, पश्चिम से कोई नहीं लड़ना चाहता है क्योंकि इन इलाकों में मुस्लिम बाहुल्यता ज्यादा है। मध्य में और पश्चिम में दो ऐसी सीटें हैं भाजपा की लखनऊ में जहां पर मुस्लिम बाहुल्य सीट है, इसलिए सभी सेफ सीट पर भागना चाहते हैं। सरोजनी नगर भी एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मुफीद सीट है। हालांकि सरोजनी नगर भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट नहीं थी, स्वाति सिंह उसे जीती थी और स्वाति सिंह बड़े मत से चुनाव जीती थी अनुराग यादव को हराकर, धर्मेंद्र यादव के भाई को। लेकिन ये तमाम जो गणित है जिसकी वजह से पूरी लखनऊ की सीट को लेकर जलेबी बना हुआ है और ये जलेबी यहां तक आ गया है कि हमको आपको बात करनी पड़ रही है। प्रदेश की राजधानी में टिकट का बंटवारा नहीं होना, पूरे प्रदेश में और दिल्ली में और देश के अन्य जगहों पर जो राजनीति से प्रेरित हैं या राजनीति को जानते हैं या जिनकी दिलचस्पी है वो सारे लोग जिक्र कर रहे हैं। मैं इस समय मथुरा में खड़ा हूं, बावजूद इसके आप देखिए कि यहां पर लोग हमें घेर कर देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि आखिर लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, वहां पर क्या चर्चा है, क्या बात हो रही है, किसको टिकट मिल रहा है। क्योंकि यहाँ के लोग भी प्रदेश की राजधानी के सभी बड़े नेताओं के टच में हैं या जानते हैं और इनकी उत्सुकता है। तो ये केवल मथुरा का दृश्य नहीं है, बल्कि जब हम एबीपी गंगा पर ये खबर बता रहे हैं तो सभी लोग बहुत गौर से, ध्यान से पूरे प्रदेश में हमारे इस खबर को देख भी रहे हैं कि आखिर सरोजनी नगर से किसको टिकट मिल रहा है, मध्य से, उत्तर से, कैंट से, पूरब से, बक्सी के तालाब से किसको टिकट मिल रहा है। तो ये जो सस्पेंस है भारतीय जनता पार्टी का। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में जो उसका आंतरिक सर्वे है उसमें सबसे ज्यादा मजबूत कहीं है तो अवध में है, अवध में है, बुंदेलखंड में है और ब्रज में है। ब्रज की भूमि पर मैं खड़ा हूं। भारतीय जनता पार्टी का जो आंतरिक सर्वे है उसमें सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी कहीं मजबूत है तो अवध में है, ब्रज में, बुंदेलखंड में है। और अवध में मजबूत है तो भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि सभी सीटें वो जीत ले। देखिए, लखनऊ जिले की एकमात्र सीट थी जिसे भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी, मोहनलालगंज की। बाकी सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ में रही और वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते थे। एक सीट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने जीता था। तो मैं आपको बताइए भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पर बीजेपी की बाहर है, पूरी सीटें बीजेपी को खाते में जाएंगी। नंबर एक, जो योगी महाराज हैं, योगी महाराज ने भूमाफियाओं के खिलाफ इतना संघर्ष किया कि उनकी जड़ें उखाड़ फेंकी। हाँ, दूसरी बात यह है, बस सिर्फ मोदी राज में एक ही छोटी सी प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पशु, आवारा पशु गाय हैं। देखा राजेंद्र,
मैं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हूं। अभी रुक जाइए, आप और भाषण दीजिएगा। मेरा माइक आपके भाषण के लिए ही है। जनता की आवाज जनता तक पहुंचाने का काम हमारा है। राजेंद्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूमा, देखिए जैसा इन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा है, लोगों की सुरक्षा है, जान माल की सुरक्षा है, लेकिन फसलों की सुरक्षा नहीं है। ये एक बहुत विषम समस्या है, विकट समस्या है। देखिए भाई साहब जब बोलना शुरू किए कि एक थोड़ी कमी है, तो इनके बोलने से पहले ही मैंने कहा कि आवारा पशुओं की, बोले हाँ एकदम आवारा पशुओं की। हाँ जी, आवारा पशुओं की है, क्योंकि यहाँ किसान है। मैं किसान हूँ, मेरे पास सरसों की खेती है और इतनी है बस, और कुछ नहीं है। मोदी और योगी युग में बताइए कौन सा काम नहीं किया जो उन्होंने किया। बताओ भाई। आप सुनो, मोदी और योगी की इतनी समस्याएं हैं जिसको हल नहीं है। देखो समस्या इतनी है कि कांग्रेस के शासन में जियो और जीनो दो था। यहाँ पर क्या है कि हम जिएंगे, आपको नहीं जीने देंगे। अच्छा जी, क्योंकि इतनी महंगाई है, पेट्रोल डीजल, किसानों का DAP सब कुछ महंगा हो गया है। कांग्रेस के सदस्य हैं कि नहीं? हम कुछ नहीं है, हम बीजेपी के नहीं, हम बिल्कुल लोकल हैं। अच्छा, बीजेपी के? किसी के नहीं है। हमारा हाथ तो छोड़ दिए, क्यों पकड़ लिए? हाथ जब पकड़ रहे हैं आप, हाथ वाले हो, आप बीजेपी को इसलिए पकड़ रहे हैं। किसके हैं वो तो जनता तय कर लेगी। हाँ, है कि कमियां हर सरकार में रहती हैं, महंगाई हर सरकार में रहती है, बेरोजगारी हर सरकार में रहती है। कोई भी ऐसी सरकार नहीं है जिसमें ये समस्या ना हो। हमारे लिए सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था जो योगी सरकार ने कर रखी है, उससे बड़ा और कोई नहीं है। हमेशा मोदी सरकार इसी में। आप हमें जबरदस्ती ना करें, आप मर्यादा में रहें, क्योंकि मैं भी मर्यादा में। बताइए। देखिए मेरा अभी सभी लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था की जैसे बात की ना, तो अभी 4.5 साल तक तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ये बोलते रहे कि गुंडे मवाली माफिया प्रदेश छोड़ चुके हैं, और जैसे ही 4.5 साल बाद चुनाव आया तो उनकी भाषा बदल गई। अब वो ये बोलने लगे चले जाएंगे, तो 4.5 साल तक तो गए नहीं। अब चुनाव आने के बाद आपकी भाषा ये हो जाती है कि अब गुंडे और माफिया यहाँ से चले जाएंगे। तो पहले तो वो ये तय कर लें कि 4.5 साल तक वो ये क्यों झूठ बोलते रहे हमारी जनता से कि गुंडे और माफिया प्रदेश छोड़ चुके हैं। अच्छा, पहली बात।